नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है रईस स्मार्ट के प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोग कैसे हैं, क्या हालचाल है? मुझे लगता है कि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। आप लोग परीक्षा दे रहे हैं, 31 तारीख को पेपर है, 29 तारीख को, 30 तारीख को पेपर है। तो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, उसी सिलसिले में वाक्य हम लोग पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य की संरचना या वाक्य की परिभाषा के रूप में जब हम देखते हैं, देखो, जब भाषा पढ़ते हैं ना, तो जब आप अपने भावों और विचारों को लिखकर अथवा बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा जिस रूप में लिखी जाती है उसे आप लिपि कहते हैं। तो लिपि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो यहां पर आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए क्या, कि भाई जो शब्द है दो या दो, जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में यदि कहें, विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाली एक क्रिया से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई? दो परिभाषा आपके सामने आ गई। तीसरी भी मैंने लिखा है कि वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। पहली बात, विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाली एक क्रिया से युक्त पद समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को जिससे अर्थ प्रकट होता हो उसे भी वाक्य कहते हैं। तो जीवन में कभी भी वाक्य की परिभाषा चाहे आप कैसे ही बताइए, आपको याद हो जाना चाहिए कि शब्द समूह से जिससे पूरी बात समझ हो जाए उसे वाक्य कहते हैं। विचारों को जो पूर्णता से प्रकट कर दे उसे भी वाक्य कहते हैं। और सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह से जिससे अपेक्षिक अर्थ प्रकट होता है उसे भी वाक्य कहते हैं। पक्की बात है। जैसे विजय खेल रहा है और बालिका नाच रही है, ये दोनों सरल वाक्य हैं। अब देखिए, वाक्य के दो भाग होते हैं। वाक्य के कितने भाग होते हैं? जीवन में कभी मत बोलना, इस बार की परीक्षा में ये सवाल जरूर आएगा। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। सरल शब्दों में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे ही उद्देश्य कहते हैं। जैसे पूनम किताब पढ़ती है और सचिन दौड़ता है, तो यहां पूनम और सचिन के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? पूनम और सचिन के बारे में हो रही है कि पूनम क्या कर रही है? किताब पढ़ रही है और सचिन दौड़ता है या दौड़ रहा है। तो ऐसे में वाक्य जो है, वाक्य का जो उद्देश्य होता है, वह वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के भी दो भाग होते हैं। उद्देश्य के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला होता है कर्ता, और कर्ता से संबंधित विशेषण या कर्ता से संबंधित पद। कर्ता से संबंधित जो पद होता है। अब यहां पर विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। उस उद्देश्य के विषय में जो कुछ हम कहते हैं उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। किसी भी वाक्य में जो कर्ता होता है वह उद्देश्य के रूप में आता है। जैसे पूर्णिमा किताब पढ़ती है, तो इस वाक्य में पूर्णिमा क्या है? पूर्णिमा उद्देश्य के रूप में आ रहा है। और उद्देश्य के द्वारा जो किताब पढ़ती, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो पूर्णिमा के द्वारा किताब पढ़े जाने की क्रिया, तो विधेय का संबंध किससे होता है मेरे बच्चे? क्रिया से होता है। दूसरे शब्दों में, वाक्य का जो कर्ता होता है, उद्देश्य को अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ भी शेष रह जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। इसके अंतर्गत विधेय का विस्तार आता है। जैसे लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई है। लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई है। तो इस वाक्य में देखो, लंबे लंबे बालों वाली लड़की, यह क्या है मेरे बच्चे? उद्देश्य के रूप में आया है। उद्देश्य के रूप में आया है। और अभी अभी बच्चों के साथ दौड़ते हुए गई है, क्या आया है मेरे बच्चे? विधेय के रूप में आया है। दोनों बातें समझ में आ गई। उद्देश्य किसे कहते हैं? विधेय किसे कहते हैं? अब विधेय के जो भाग होते हैं वो 6 भाग होते हैं मेरे बच्चे। सबसे पहला क्रिया होता है और क्रिया का विशेषण होता है, याद कर लेना। दूसरा होता है, तीसरा कर्म, और कर्म का विशेषण या कर्म से संबंधित जो शब्द आता है।
इसके बाद पूरक शब्द होता है और पूरक का विशेषण होता है। इसे हम क्या कहते हैं, विषय विधेय के 6 भाग कहते हैं। याद कर लेना, जब भी विधेय पूछेगा तो उसमें या तो क्रिया से संबंधित शब्द होता है, या तो कर्म होगा, कर्म से संबंधित शब्द होगा, या तो पूरक शब्द होगा और पूरक का संबंधित विशेषण होगा। अब इस तालिका को ध्यान से देखिए। मैंने एक साधारण सा वाक्य लिया है, गाय घास खाती, गाय घास खाती है। उद्देश्य क्या है मेरे बच्चे, यहां गाय क्या है, गाय यहां सफेद नहीं, यहां क्या उद्देश्य क्या है, गाय क्या है, गायक क्या है, उद्देश्य क्या है मेरे बच्चे, उद्देश्य के रूप में जो यहां पे आ रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, ये देखो ये नहीं है, यहां पे गाय है उद्देश्य, और घात खाती है क्या है, विधेय, और सफेद गाय हरी घास को खाती है। तो उद्देश्य क्या है, ये जो गाय है वो कैसी है, सफेद है मेरे बच्चे, टाइपिंग एरर है, सफेद गाय हरी घास को खाती है, विधेय के रूप में आता है। तो यहां सफेद जो है कर्ता का विशेषण हो गया है ना, विशेषण, और गाय कर्ता उद्देश्य है, पक्की बात है। हरा क्या है, विशेषण कर्म, और घास क्या है, कर्म का विधेय, और खाती है क्रिया, और क्रिया से संबंधित पद। तो इस तालिका से गाय घास खाती है, तो गाय क्या है, गाय उद्देश्य है, और घास खाती है विधेय है। सफेद गाय हरी घास को खाती है, तो सफेद गाय क्या है, उद्देश्य है, क्योंकि ये गाय के विषय में बात कर रहे हैं कि गाय कैसी है, सफेद है, और घास खाती है, कैसी घास खाती है, हरी घास खाती है। तो इससे उद्देश्य और विधेय निकालना आसान हो जाता है। इसी तरह अब वाक्य का विभाजन कैसे किया जाए। वाक्य के जो भेद होते हैं, रचना आवलिक बनावट के आधार पर वाक्यों को हम 3 भागों में बांटते हैं। रचना आवलिक बनावट के आधार पर वाक्यों को 3 भागों में बांटते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो रचनावलिक बनावट के आधार पर वाक्य के कितने भाग होते हैं, 3, सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य को ही हम साधारण वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य को क्या कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। जिन वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है, जिस वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता होती है, एक कर्ता एक क्रिया होती है, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उन्हें भी साधारण वाक्य कहते हैं। इसमें एक उद्देश्य एक विधेय रहता है। बिजली चमकती है, पानी बरसा, बिजली चमकी और पानी बरसा, यहां पे एक उद्देश्य है और एक विधेय है, पक्का। दूसरा है मिश्रित वाक्य के रूप में, जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु प्रधान उपवाक्य शेष आश्रित उपवाक्य करके मिल करके आया। मतलब एक सरल वाक्य उपवाक्य पर आश्रित होकर के यदि आता है तो उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसी प्रकार संयुक्त वाक्य है, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले परंतु वाक्य प्रधान हो, तो ऐसे वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजक चिन्हों और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, तो भी, फिर भी, तो जुड़े हुए हों, आदि से जुड़े हों, तो उन्हें भी हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं बोलो, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली, संयुक्त वाक्य का उदाहरण। तो जहां किंतु परंतु लेकिन इस्तेमाल है, तो मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य देख लिया। अब अर्थ के आधार पर वाक्य देखिए। जब भी प्रयोग या अर्थ के आधार पर कहते हैं तो मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य होता है निषेधात्मक, सरल को ही विधानवाचक कहते हैं, विधानवाचक कहते हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, विस्मयादिबोधक, विधानवाचक। यहां देखो एक है आज्ञावाचक, आज्ञावाचक हो गया। देखो सरल या विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, विस्मयादिबोधक, संबोधनवाचक। यहां संबोधनवाचक वाचक होते हैं प्रयोग के आधार पर, है ना, पक्की बात है। अब देखो सरल वाक्य जिसे विधानवाचक कहते हैं, वे वाक्य जिनमें कोई एक साधारण बात ढंग से कही जाती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम ने बाली को मार दिया, भाई राधा खाना बना रही है, सरल वाक्य का उदाहरण। इसी तरह निषेधात्मक वाक्य, जहां नकारात्मक बात कही जाए, जिन वाक्यों में किसी काम के न होने या न करने का बोध होता है, उन्हें निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे आज वर्षा नहीं होगी, सही बात है, आज
मैं आज घर नहीं जाऊंगा। अब देखो यहां पे नहीं शब्द लगाना था कि आज मैं घर नहीं जाऊंगा। घर जाऊंगा तो सरल वाक्य है, साधारण वाक्य है, लेकिन यहां आज घर मैं नहीं जाऊंगा निषेधात्मक वाक्य है। प्रश्न, वे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। राम ने रावण को क्यों मारा, क्वेश्चन मार्क, तुम कहां जा रहे हो। तो WH फैमिली का कोई भी प्रश्न आ जाता है और क्वेश्चन मार्क के साथ आ जाता है तो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार देखिए आज्ञावाचक है जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। वर्षा होने पर ही फसल अच्छी होगी, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य ही सम्मान मिलेगा। इसी तरह आज्ञा दे दो भाई, बड़ों का सम्मान करो। यहां पे यह वाक्य देखो, यह बात संकेत है। यह किसका है भाई, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। यह किसका है, यह संकेत है, संकेत है। जो यहां पे आज्ञावाचक है, बड़ों का सम्मान करो, तुम खड़े हो जाओ, इस तरह के वाक्य, ठीक है। परिश्रम करोगे तो ही सफलता मिलेगा, इसको मत रखिए। यह संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में शर्त या संकेत का बोध होता है, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, पिताजी आते ही होंगे तो अच्छा होता, अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होती। कार्य कारण का संबंध है, एक का दूसरे पर निर्भर होता है, एक क्रिया दूसरे पर निर्भर करती है, उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। विस्मयादिबोधक वाक्य देखिए भाई, क्या है भाई, जिन वाक्यों में आश्चर्य, शोक, घृणा आदि शब्दों का भाव ज्ञात होता है उसे विस्मयाद। वाह तुम आ गए, हाय मैं लुट गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, हमने कहा था विधानवाचक को यहां पर हटा करके जिन वाक्यों में क्रिया करने या सूचना मिलती है उन्हें विधानवाचक कहते हैं। मैंने दूध पिया, इसे सरल वाक्य भी कहते हैं, वाक्य भी कह ले, या साधारण वाक्य भी कहते हैं, ठीक है। इच्छावाचक वाक्य नेक्स्ट देख लीजिए क्या है भाई, जिन वाक्यों में इच्छा, आशीष एवं शुभकामना आदि का ज्ञान होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तुम्हारा कल्याण हो, आज मेरा चाय पीने का मन है, मैं तो केवल फल खाऊंगा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ये सारे वाक्य इच्छा वाक्य। तो वाक्य के अनिवार्य तत्व क्या हैं? अगर हमने ये देख लिया, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। तो वाक्य के अनिवार्य तत्व क्या है? किसी भी वाक्य में अनिवार्य तत्व होता है सार्थकता। वाक्य का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है, अतः इसे सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है। इसका मतलब वाक्य में जो बात कही जाएगी वह बात सार्थक के रूप में आएगी। सार्थक वाक्यों का ऐसा नहीं होगा, निरर्थक वाक्य हम बना सकते हैं। भाषा के व्याकरण की दृष्टि से हम भाषा में सार्थक वाक्यों का ही अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। जैसे मैं कहूं कि नाव में नदी है, नाव में नदी कैसे हो सकती है? इसमें सार्थकता नहीं है, है ना, योग्यता की कमी है। इसी तरह दूसरा वाक्य है, वो योग्यता है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में प्रसंग के अनुसार आपेक्षिक अर्थ प्रकट करने की योग्यता होती है। जैसे चाय खाई गए, चाय खाई यह वाक्य नहीं है, क्योंकि चाय खाई नहीं जाती जबकि चाय पी जाती है। अब देखो योग्यता से संबंधित है, मैंने कहा हाथी और घोड़े के दौड़ में हाथी में दौड़ने की क्षमता उस प्रकार की नहीं है जैसा घोड़े में। तो ऐसी परिस्थिति में आप योग्यता की कमी पाते हैं। जैसे कछुए और खरगोश की दौड़ में कछुआ जीत गया, यह संभव नहीं है क्योंकि कछुए में योग्यता नहीं है कि वह खरगोश को हरा पाए। लेकिन हम कहानी में क्या पढ़ते आए हैं कि यदि परिश्रम से लगातार जीवन में काम करते रहा जाए तो हम जरूर अपनी लड़ाई जीत जाते। लेकिन यहां पे योग्यता की कमी है, तो इसे वाक्य में योग्यता बहुत आवश्यक, ठीक है। आकांक्षा का अर्थ है इच्छा। वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, उसमें किसी एक ऐसे शब्द की कमी नहीं होनी चाहिए जिससे अर्थ की अभिव्यक्ति में अधूरापन लगे। जैसे पत्र लिखता है, अब जैसे कोई व्यक्ति पत्र लिखता है, ऐसा नहीं होता है पत्र लिखता है, कोई थोड़ी लिख देगा, व्यक्ति होना चाहिए, अधूरा है। इस वाक्य में क्रिया के साथ कर्ता आने की इच्छा होगी, अतः पूर्ण वाक्य इस प्रकार होगा कि राम पत्र लिखता है, राम पत्र
लिखता है यह वाक्य पूरा है। तो आकांक्षा का मतलब है कोई इच्छा ना रह जाए, ठीक है। निकटता, बोलते या लिखते समय वाक्यों में, शब्दों में परस्पर निकटता होना बहुत आवश्यक है। रुक रुक कर बोले या लिखे गए शब्दों को वाक्य में हम नहीं बनाते हैं, अतः वाक्य की पद निरंतर प्रवाह में आसपास लिखे जाने चाहिए। नेक्स्ट है पदक्रम। किसी भी वाक्य का अर्थ एक निश्चित क्रम में होना चाहिए। इसका मतलब व्याकरण में हमेशा से जो पदक्रम है, कर्ता, क्रिया, कर्म का एक अपना सलीका है, एक संरचना है, भाषा का अपना एक स्ट्रक्चर है। यह स्ट्रक्चर अगर नहीं है, जैसे मैं कहूं रात बड़ी सुहावनी थी, है ना, रात होती चांदनी, इसमें पदों का व्यवस्थित न है, इसी नाते इसे नहीं मानेंगे। इस प्रकार होना चाहिए जो चांदनी रात बड़ी सुहावनी होती है। तो पदक्रम की बहुत आवश्यकता होती है। लास्ट है अन्वय। अन्वय का अर्थ है वाक्य में मेल, वाक्य में लिंग, वचन और पुरुष का, काल का एक अन्वय होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। देखो भाई, किसी भी व्याकरण में जब हम भाषा का अध्ययन करते हैं तो हमें अन्वय का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि अगर वाक्य पुरुष बोल रहा है तो उसमें पुरुषवाचक क्रियाएं होनी। ऐसा नहीं हो कि स्त्री और पुरुष और स्त्री को दोनों को अलग अलग करके जोड़ दिया जाए। जैसे बालक और बालिकाएं गईं, है ना, इसमें कर्ता क्रिया अन्वय ठीक नहीं है। शुद्ध वाक्य होगा बालक और बालिकाएं गए, है ना। तो बालक के अनुसार जैसा कर्ता होगा वैसी ही क्रिया की सहायक क्रियाएं होती हैं, इसे हम कहते हैं। तो मेरे बच्चे ऐसे हिंदी व्याकरण को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, हिंदी व्याकरण के प्रश्नों के साथ जुड़ने के लिए मैं आपके बीच आता हूं सोम, मंगल, बुधवार को 11:15 पर। कितने बजे आता हूं मेरे बच्चे? मैं आता हूं 11:15 से 12 बजे तक हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन को लेकर के, और क्वेश्चन के साथ आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं और समझाता हूं। तो अपेक्षा करता हूं यदि हिंदी व्याकरण में कहीं कोई समस्या आती है तो आप हमारे पास जुड़ेंगे। राइस स्मार्ट के प्लेटफॉर्म पर जुड़ना, लिखना, पढ़ना, याद करना, यही हम सभी का उद्देश्य है। तो अपेक्षा करता हूं आज की कक्षा आपको अच्छी लगी होगी और व्याकरण की सही और सटीक जानकारी हिंदी में वाक्य की मिली होगी। आज की कक्षा यहीं पर। बहुत बहुत धन्यवाद।